इधर आर पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन या फिर हमारी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन जरूर होगी। बहुत कॉमन सा नाम हो गया है आजकल हर घर घर में। बीपी की शिकायत बोलते हैं लोग कि मुझे बीपी की शिकायत। और सबसे ज़्यादा मेडिसिन का जो मिसयूज़ हो रहा है अगर आज के समय में किसी बीमारी को लेके, तो वो एक उसमें हाइपरटेंशन भी एक का नंबर भी बहुत ऊपर है। अक्सर लोग 3 दिन में 4 दिन में एक बार जाते आते एक डॉक्टर के क्लिनिक पे अपना बीपी की जांच कर लेते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा बड़ा हुआ है तो वहीं से केमिस्ट की दुकान से 1-2 टैबलेट लेके कुछ दिन टैबलेट खा के जब उनको लगता है कि अब बीपी मेरा ठीक हो गया होगा तो फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बीपी, बढ़े हुए बीपी की मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। लोग प्रॉपरली एक जो मैनेजमेंट होना चाहिए हाइपरटेंशन का वो नहीं करते हैं, जिसके चलते आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में उनको जो हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो साइंस हैं वो इतने ऑब्वियस नहीं होते। इतने ऑब्वियस नहीं होते कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, क्लिनिक में जो देखा है, वॉक इन पेशेंट वही आता है जिसको या तो बहुत तेज बुखार हो, जिसको या तो बहुत तेज पेन हो कहीं शरीर में, या कोई कट लगा हो या कहीं चोट लगी हो, तो वो चल के आ जाता है। मतलब कि जो ऑब्वियस सिम्टम है शरीर में वो जब दिखने लगते हैं तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे जो साइलेंट किलर बीमारियां हैं, जिनके सिम्टम्स और साइंस इतने ऑब्वियस नहीं होते, पता चलते चलते हमें काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी साल गुजर जाते हैं, और तब हम जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलते हैं। तो जब चेक किया जाता है तो हमें पता चलता है कि मेरा शुगर बढ़ी हुई है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जब हमारा कोई भी मरीज हाइपरटेंशन का डायग्नोस होता है तो उस समय का मतलब ये नहीं कि आज के दिन में डायग्नोस हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि वो काफ़ी सालों से उसका बीपी बढ़ा हुआ, जो नॉर्मल रेंज से ऊपर था, और आज इनको जाके बाई चांस या कोई सिम्टम इन्होंने पढ़ा या इनको महसूस हुआ जिसके चलते वो आज यहाँ पे चेक कराने आए। तो ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा था इसलिए क्योंकि अब आपको भी, आपने डेली अपनी रूटीन लाइफ में देखा होगा या अपने साथ भी आपके साथ हुआ होगा कि ये हाइपरटेंशन को इनिशियली लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, बीपी बढ़े हुए को ज़्यादा सीरियसली लोग लेते नहीं। लेकिन ये एक सेंटर है, एक ऐसी बीमारी है जो बहुत मेजर बीमारियों का एक सेंटर पॉइंट है। स्ट्रोक का सेंटर पॉइंट हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज का सेंटर पॉइंट हाइपरटेंशन है, किडनी इश्यूज का सेंटर पॉइंट हाइपरटेंशन है। तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, हम इसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके, अर्ली डिटेक्शन करके शुरू से ही हमें इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। और जो आदमी अच्छा मैनेजमेंट करता है इसका, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू मैनेजमेंट हो या फिर लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेजमेंट हो, उसका हाइपरटेंशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होनी है इन फ्यूचर तो उसको डिले कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हाइपरटेंशन है क्या। ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो क्या हमारे शरीर में जीरो ब्लड प्रेशर हो सकता है? जीरो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में कभी हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। कभी भी हमारे शरीर में जीरो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। जीरो ब्लड प्रेशर हो गया तो मतलब कि हमारा जीरो ब्लड प्रेशर तभी होता है जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब इंसान मर जाता है, जब उसके हार्ट पंपिंग बंद हो जाती है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बी इट ए न्यू बॉर्न या फिर ओल्ड एज या फिर कोई यंग आदमी, एडल्ट आदमी, उनके शरीर में कभी भी आप जांच करेंगे ब्लड प्रेशर की तो एक सर्टन रीडिंग आपको मिलेगी, एक सर्टन लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? तो ये ब्लड प्रेशर जनरेट कैसे होता है हमारे शरीर में, हाँ? तो अगर आप फिजियोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी के बारे में समझेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी मेडिकल साइंस नहीं है। जो हमारा हार्ट है, जो दिल है हमारा,
उसका काम है पंप करना, पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करना, राइट। तो हमने देखा होगा कि हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। जो आवाज़ हम सुनाई देती है, हार्ट साउंड हमें सुनाई देती हैं, तो एक बार वो कॉन्ट्रैक्शन में दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे हार्ट की फिजियोलॉजी को, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हाथ, जब वो सिकुड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि जो दिल के अंदर जो चैम्बर्स में ब्लड बढ़ता है, वो ब्लड को वो बाहर निकाल रहा है। ये ब्लड इसलिए बाहर निकाल रहा है ताकि ये जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये शरीर के हर एक सेल को मिले, ये शरीर के हर एक टिश्यू को मिले, ये शरीर के हर एक अंग को मिले, चाहे सर से लेके पैर के नाखून के आखिरी सेल तक क्यों ना हो, जो भी सेल हैं उन सब तक ये खून जाना चाहिए। तो जब ये फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खून अंदर से तेजी से निकलता है। और ये जाता कहाँ है ये खून? आर्टरीज में, जो हार्ट के ऊपर से जो बड़ी आर्टरीज निकलती हैं और वो आगे ब्रांचेस में कन्वर्ट होके पूरे शरीर में हर एक सेल तक जाती है। तो ये आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। अब अगर आप सोचेंगे तो आर्टरीज क्या है, ये बेसिकली पाइप्स हैं। हम्म? जैसे हमारे घर में कोई पाइप होती है सर्कुलर डायमीटर की, इसी तरह आर्टरीज भी पाइप होती हैं। तो अगर मैं कोई चीज फोर्स के साथ उस पाइप में डालूंगा, तो जो नॉर्मल फिजिक्स है वो ये कहती है कि जो वॉल्स हैं उस पाइप की, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करेंगी। तो ये कितनी तेजी से जाएगा, ये डिपेंड करेगा कितना बड़ा डायमीटर है उस आर्टरी का, और जो वॉल्स हैं उनमें इलास्टिसिटी कितनी है। तो एक तो कितना आउटपुट निकला हार्ट से, कितना ब्लड निकला हार्ट से, और दूसरा जो आर्टरीज के डायमीटर कितना है, आर्टरी का रेजिस्टेंस उस आउटपुट की तरफ कितना है। तो ये नॉर्मल फिजिक्स है। जो फोर्स जनरेट होती है, तो उसी फोर्स के थ्रू एक प्रेशर बनता है, जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है ये शरीर को पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पैर तक सप्लाई करने के लिए। अब देखिए, जब हम खड़े होते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड प्रेशर सप्लाई हो रहा है। हम खड़े हैं लेकिन खून दिल से दिमाग की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे काम करेगा? जब तक कोई सर्टन प्रेशर हम नहीं लगाएंगे, कोई पीछे से फोर्स जनरेट नहीं करेंगे, ये ब्लड ऊपर नहीं जाएगा सर में, क्योंकि ग्रेविटी तो ब्लड को नीचे खींचने की तरफ जा रही है। तो शरीर के अंदर ही एक फोर्स जनरेट होती है, शरीर के अंदर ही एक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे ये ब्लड पैरों से लेके सिर तक सर्कुलेट होता है। तो ये शरीर का अंदर इनबिल्ट एक मैकेनिज्म है, जिससे एक सर्टन प्रेशर जनरेट होता है आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके जरिए पूरे शरीर में खून की सप्लाई होती है। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर। तो ये प्रेशर भी एक सर्टन इसकी कोई रीडिंग होनी चाहिए, इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए कि इतना प्रेशर हमें चाहिए कि हमारा खून शरीर के पूरे अंगों तक जा सके। तो इसलिए हम कहते हैं जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम अगर चेक करें, तो हमारे शरीर में नॉर्मल वो प्रेशर की रीडिंग्स क्या होनी चाहिए, वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए। आप सबने पढ़ा होगा बुक्स में, छोटे छोटे 9th-10th में बायोलॉजी में पढ़ा देते हैं कि जो ऊपर की रीडिंग है, जिसको सिस्टोलिक कहा जाता है, वो 120 के करीब होनी चाहिए, और जो नीचे की रीडिंग है जिसको डायस्टोलिक कहा जाता है, वो 80 के करीब होनी चाहिए। तो ये सिस्टोलिक का मतलब क्या है और डायस्टोलिक का मतलब क्या है, ये ऊपर की रीडिंग का मतलब क्या है और ये नीचे की रीडिंग का मतलब क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस समय का प्रेशर हम मेजर करते हैं जब हार्ट फुल फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की फेज में होता है, जब हार्ट अपने चैम्बर्स में से ब्लड को इजेक्ट करना चाहता है, उस समय जो फोर्स जनरेट होती है, उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है, उस समय के प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो हमें नॉर्मल मालूम है कि 120 के रेंज के अंदर होना चाहिए, 120 के वैल्यू के करीब होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, ये तब का प्रेशर है जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट पूरी तरह रिलैक्स करता है। जब रिलैक्सेशन फेज में हार्ट होता है, उस समय जो फोर्स जनरेट प्रेशर जनरेट रहता है हमारे आर्टरीज के अंदर, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास दो तरह के रीडिंग्स हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो जो बीपी की मेजरमेंट निकल के आती है, चाहे आपके डॉक्टर आपको चेक करके बताएं या आपके घर में जो
बीपी की मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन्स, तो वो आपको इस तरह की रीडिंग बताएगी 110 फ्रैक्शन 70 या जो भी आपकी उस समय की वैल्यू हो। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाली रीडिंग है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो दूसरे वाली वो डायस्टोलिक। पहले वाली रीडिंग में जब हमारा हार्ट पूरी तरह फोर्सफुली कंट्रैक्ट हो रहा है उस समय का प्रेशर, और दूसरे वाली जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है उस समय का प्रेशर। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है। तो हमने बोल दिया कि 120 और 180 मान लीजिए, इस पे भी मैं आऊंगा कि ये 120 क्यों है, नीचे का 80 क्यों है। अभी फर्ज करिए कि ये नॉर्मल वैल्यू है 120 ऊपर की और नीचे की 80। तो इतना प्रेशर हमें चाहिए शरीर के अंदर कि ब्लड जो है वो हार्ट से दिमाग तक जा सके, दिमाग से पैरों में जा सके, वापस फिर हार्ट में आ सके। अब अगर ये प्रेशर कम हो जाए, आप फर्ज करिए कि ये प्रेशर ऊपर का कम हो गया, ऊपर का 100 से कम हो गया, नीचे का 60 से कम हो गया, मान लीजिए 90 ऊपर का हो गया और नीचे का 60 हो गया, तो इसके फायदा है कोई या इसका नुकसान है? तो ऑब्वियसली इसका नुकसान होगा, क्योंकि हम जिस रेंज में चाह रहे थे उस रेंज से ये कम है। अब कम है तो नुकसान क्या है कि इतना अंदर प्रेशर नहीं है कि ये खून हर हिस्से में जा सके। हाँ, इतनी फोर्स अंदर नहीं है कि ये खून मेरा दिल से दिमाग तक जा सके, दिमाग के हर टिश्यू तक जा सके, दिमाग के हर सेल तक जा सके। तो मतलब मेरा कम फोर्स के साथ जा रहा है और मुश्किल से वहां तक पहुंच रहा है। अब अगर मुश्किल से वहां तक पहुंच रहा है, मेरे दिमाग में खून ही पूरा नहीं जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो क्या मेरे दिमाग के सेल अच्छे से काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगी, उनको ग्लूकोज प्रॉपरली नहीं मिलेगा, उनको शरीर के और जो जरूरत की चीजें हैं वो प्रॉपरली नहीं मिलेंगी। तो हमें उस समय क्या महसूस होगा? हमें थोड़ा चक्कर आना महसूस होगा, हमें थोड़ा बेहोशी सी महसूस होगी, क्योंकि दिमाग ही सब चीज कंट्रोल कर रहा है। दिमाग ही सही से काम नहीं करेगा तो हम कॉन्शियस अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हमें थोड़ा सा बेहोशी सी छानी शुरू हो जाएगी, हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। उस समय हम करेक्शन जो डॉक्टर आपको बताते हैं कि कुछ नमकीन खा लीजिए, पानी पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, कैफीन ले लीजिए, ज्यादा फ्लूइड इनटेक करिए। तो ये कुछ उसकी करेक्शन है जिसपे हम आगे बात करें। ये हो गया अगर कम हो गया तो भी नुकसान है। अब अगर ज्यादा हो गया, 120 से काफी ऊपर चला गया, मान लीजिए 160 180 कंसिस्टेंटली रह रहा है ऊपर का, तो इसका क्या नुकसान है? अब अगर एक पाइप में जितना प्रेशर आना चाहिए था, जितना प्रेशर हमारा नॉर्मल था, उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब जो फोर्स है उस ब्लड वॉल्यूम की वो बहुत तेज आ रही है, और ये तेज फोर्स जो आर्टरीज के अंदर वॉल्स है उन पे हिट कर रही है, उन वॉल्स को ज्यादा फोर्स हिट कर रही है। तो अगर ये कंसिस्टेंटली इस रेंज में रहेगा तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की वो वीकन होना शुरू हो जाएंगी, उनमें कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, और वो जो आपने एक टर्म पढ़ी होगी आपको मालूम होगा, नहीं तो एन्यूरिज्म जैसा होना शुरू हो जाता है। तो एन्यूरिज्म किसको बोलते हैं? एन्यूरिज्म उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपके ब्लड वेसल की जो वॉल है वो कमजोर हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और बैलूनिंग हो जाती है उस जगह पे उनकी। मतलब वो पहले अगर ऐसे खड़ी थी तो अब ढीली हो गई, अब उनमें कर्व्स हो गए, ऐसे इस तरह के कर्व्स, वो ढीली हो गई वॉल्स, और उस पर ज्यादा प्रेशर लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि वो वॉल टूट जाएगी, वो वॉल फट जाएगी, और फट जाने से वहां से खून की लीकेज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में हेमोरेज बोलते हैं। हेमोरेज क्या होता है? जब आपका कोई ब्लड वेसल फट जाती है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है और सराउंडिंग एरिया में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम हेमोरेज बोलते हैं। तो ये कंडीशन तब होती है जब खून का प्रेशर बहुत तेजी से जा रहा हो आपके ब्लड वेसल पे, उनको वॉल्स को तेज खून का ब्लड प्रेशर फोर्सफुली हिट करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हो गया नुकसान हाई ब्लड प्रेशर के। अब
ये बेसिक हमने फिजियोलॉजी समझ ली, बेसिक हमने एनाटॉमी समझ ली। अब पता करते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिम्टम्स क्या हैं, राइट। तो यूजुअली दो तरह की हाइपरटेंशन होती है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है वो किसी दूसरी शरीर में किसी दूसरी बीमारी की वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जो अक्सर प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। कुछ कारण हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके मम्मी पापा या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में चलती आ रही है बीपी की शिकायत, तो आपके भी होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में दो चीज़ें अगेन आ जाती हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी होनी चाहिए शरीर डेली रूटीन के अंदर उतनी नहीं है। आप काफ़ी सिडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपके सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं और लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, दिन का कम से कम 30 मिनट और हफ्ते के कम से कम 5 दिन भी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो मिनिमल रिकमेंडेड है, जो मिनिमम गाइडलाइंस WHO की हैं। ये नहीं करेंगे तब भी हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा आपका जो डाइटरी इनटेक है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फैटी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, फ्राइड खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये भी आगे चल के शरीर में चर्बी की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। चर्बी की मात्रा बढ़ने से, जैसे हमने कल डिस्कस करा था, वो खून की ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें जमा हो जाती है, जमा हो जाएगी तो उस पाइप का डायमीटर कम हो जाएगा। अगर मैं किसी पाइप का डायमीटर कम कर दूं तो उसमें से जो पानी आ रहा है, अगर आप घर पे देखेंगे तो अगर आप उसको आगे से दबाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। तो ये यही यही चीज हमारे शरीर में भी होती है। जब डायमीटर कम हो जाता है तो उसमें से निकलने वाली जो फ्लूइड है वो तेजी से निकलता है, राइट। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वालों में अक्सर हाइपरटेंशन देखा जाता है, उनका हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। पांचवा कारण है अल्कोहल इनटेक, शराब पीना, शराब का सेवन रोज करना, डेली करना, लिमिट से ज्यादा करना, ये भी हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। तो ये हो गए हमारे कारण। अब कुछ चीजें हैं जो हाइपरटेंशन को बढ़ा देती है थोड़े समय के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में हाइपरटेंशन नहीं है। आपने आपने वाइट कोट हाइपरटेंशन का नाम सुना है? अगर किसी ने वाइट वाइट कोट हाइपरटेंशन का नाम सुना है तो वो प्लीज हाथ उठाए। ओके, मैं बताता हूँ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। तो व्हाइट कोट यूजुअली कौन लोग पहनते हैं? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज पहनते हैं। तो जब कोई इंसान हॉस्पिटल जाए या क्लिनिक में जाए और कोई नर्स आके उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगे या डॉक्टर आके उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगे और उन्होंने व्हाइट कोट पहना हो, तो एक शरीर में कुछ लोगों को एंजाइटी, कुछ लोगों को स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से कुछ समय के लिए उनका बीपी जो है रीडिंग बढ़ी हुई दिखाता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये एक प्रूवन कंडीशन है कि कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके, क्लिनिक में जाके एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से उनके शरीर में बीपी की जो रीडिंग है वो ज़्यादा दिख के आती है। और फिर वही थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, आधे घंटे के बाद चेक करेंगे, जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अपने घर पे चले जाएं, दोबारा चेक करेंगे तो बीपी वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये एक्चुअल हाइपरटेंशन नहीं है, इसमें कोई दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वी हैव टू टॉक अबाउट दिस विद द डॉक्टर। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें, अपनी एंजाइटी लेवल्स बताएं, अपने स्ट्रेस लेवल्स बताएं, तो हो सकता है वो डॉक्टर आपको अच्छे से समझा के थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ी देर के बाद चेक करें। दूसरी चीज क्या है जो फॉल्सली आपका बीपी बढ़ा देगी? जब आप बीपी चेक कर रहे हैं, आप बाहर से चल के आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के आए या वॉक करके आए या एक्सरसाइज करके आए और आपने इमीडिएटली अपना बीपी चेक कर लिया, तो उस समय भी आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा, जो कि एक्चुअल ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू रीडिंग नहीं है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर का बीपी सर्टेन डिग्री बढ़ जाता है। तो जब भी हम अपना बीपी चेक करना चाहें तो आके पहले थोड़ा रेस्ट करें, 10 मिनट रेस्ट करें, अपनी ब्रेथ को वापस नॉर्मल करें,
रिलैक्स करें और उसके बाद ही बीपी चेक करें। ये इसलिए बोला गया है कि क्योंकि कई बार लोग सीधे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, सीधे इमरजेंसी रूम में चले जाते हैं और कहते हैं कि लिए मेरा बीपी चेक करिए। तो वो बाहर से चल के आए हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस में भी होते हैं, तो उस समय बीपी की रीडिंग थोड़ा ज़्यादा आ सकती है। तो जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, क्लिनिक जाएं, तो थोड़ी देर बैठ के 5-10 मिनट बैठ के पानी पी के थोड़ा हल्का रिलैक्स होके उसके बाद ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। तीसरी एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि ये सॉल्ट, कि सॉल्ट जो है वो हाइपरटेंशन करता है। हाँ, सॉल्ट ये ज़्यादा खाते थे यंग एज में तो इनको हाइपरटेंशन हो गई। ये एक्चुअली टोटली मिथ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रुथ भी है। जो सॉल्ट हम घरों में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जो सॉल्ट है, ये जब आपके शरीर में जाता है तो सोडियम लेवल जो है वो थोड़ा शरीर में बढ़ा देता है, खून में बढ़ा देता है। तो ये सोडियम लेवल को कंपनसेट बैलेंस करने के लिए शरीर जो है वो फ्लूइड रिटेन करके रखता है, किडनीज फ्लूइड को रिटेन करके रखती हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर कुछ डिग्री बढ़ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो एडवाइस करते हैं कि आप NaCl वाला सॉल्ट ना लेके पोटाशियम क्लोराइड वाला जो काला नमक आता है, सेंधा नमक आता है, वो ज़्यादा आप यूज़ करिए। और अगर आप दूसरा सफ़ेद नमक यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिट करिए। WHO जो रिकमेंडेशन करता है वो दिन का 5 ग्राम, 5 से 6 ग्राम के बीच में टोटल 24 आवर में इनटेक जो है वो रिकमेंडेड है। 5 से 6 ग्राम के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 5 से 6 ग्राम कितना होता है, जो एक हमारा नॉर्मल चम्मच किचन में रहता है, टी स्पून, वो एक चम्मच के करीब, वो 5 ग्राम के करीब रहता है। उससे ज़्यादा दिन भर में आपकी इनटेक नहीं बढ़नी नहीं चाहिए। और अगर आप उसकी जगह दूसरा इस्तेमाल करना चाहें, अल्टरनेटली एक सफ़ेद नमक की बजाय काला नमक जो हमारा होता है या सेंधा नमक होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया कि जो कंडीशंस हैं जो फॉल्स हमारा बीपी बढ़ा सकती हैं। एक और चीज़ है कि जब भी आप बीपी की रीडिंग लें तो अपनी कपड़े को उतार के, जैकेट को उतार के, स्वेटर को उतार के, शर्ट को उतार के, उसके बाद जो कफ है वो बाजू पे लगाएं और उसके बाद रीडिंग लें। हाँ, अगर कफ टाइट है, अगर कफ छोटा हो गया तो भी बीपी की रीडिंग फॉल्स आना मुमकिन है, तो भी बीपी की रीडिंग गलत आ सकती है। तो ये क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है बीपी चेक करने से पहले, क्या क्या चीज़ों की एहतियात रखनी है बीपी चेक करने से पहले। अब अगर किसी को बीपी हो गया, किसी का मान लीजिए कंसिस्टेंटली 140 के ऊपर रह रहा है, बीपी का रीडिंग पहले जो आज से 5 साल पहले जो वैल्यूज थी या 5 साल पहले जो कट ऑफ लेवल थे वो अब थोड़े चेंज हो गए हैं। अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है बीपी की मेजरमेंट। पहले हम कहते थे कि 140 ऊपर का और नीचे का 90 से ऊपर हो तो हाइपरटेंशन है। अभी ये वैल्यूज कम हो गई हैं, अभी ये वैल्यूज और स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब हमने इसको स्टेजेस में कर दिया है। तो ऊपर का 120 और नीचे का 80, इसके नीचे या इतना रहे तो हमको नॉर्मल हेल्दी बोला जाता है, नॉन हाइपरटेंसिव बोला जाएगा। 120 ऊपर का से लेके 129, 120 से लेके 129 और नीचे का 80 से कम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। जैसे हमने प्री डायबिटीज बोला था, इसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। और अगर 130 से लेके 139, 130 से लेके 139 ऊपर का और नीचे का 80 से लेके 89 के बीच में हो तो हम बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130 टू 139 सिस्टोलिक ऊपर का और नीचे का 80 टू 89 डायस्टोलिक। 140 से अबव है और नीचे का 90 से अबव है तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंसिव, 140 टू 149, और इसके अबव ऊपर जो भी जा रहे हैं तो वो फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। अब इसकी करेक्शन कैसे करनी है, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। जो प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन है, जो स्टेज 1 हाइपरटेंसिव कंडीशन है, आपके डॉक्टर आपको अच्छा एडवाइस कर पाएंगे आपका लाइफस्टाइल देखते हुए, आपकी कंप्लायंस देखते हुए। तो सबसे जरूरी है कंप्लायंस। हमेशा डायबिटीज वाले मरीज में और हाइपरटेंसिव वाले मरीज में और थायराइड वाले मरीज में जब वेरी इनिशियल स्टेजेस पे बीमारी होती है
तो डॉक्टर का जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, खाना जो है उसको ढंग से खाइए, अच्छा खाइए, जो आपको डाइट बताई गई है उसको फॉलो करिए, जो रूटीन बताई गई है उसको फॉलो करिए, तो आपका जो अर्ली स्टेजेस में बीमारी है हाइपरटेंशन की या डायबिटीज की, ये वापस नॉर्मल हो सकती है। लेकिन जो कंप्लायंस है इस गाइडलाइन को लेके, इस मैनेजमेंट को लेके, वो हमेशा 100% नहीं होता। इस वजह से हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज से या स्टेज 1 से स्टेज 2 में चले जाते हैं। क्योंकि हम जो रूटीन डॉक्टर ने बताई उसको 100% एवरी डे फॉलो नहीं करते। इस वजह से काफी सारे डॉक्टर जो स्पेशली इन इंडिया में डे 1 से ही आपको हाइपरटेंसिव मेडिसिन पे डाल देते हैं। वो का फोन कैसे आया? वो डे 1 से ही आपको बीपी की मेडिसिन शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये दिक्कत इसलिए है, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे या आप यूएस यूके में देखेंगे, यूरोप के शहरों में देखेंगे, तो अर्ली स्टेजेस बीपी या अर्ली स्टेजेस डायबिटीज का जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ये कहते हैं कि आप ये हमने आपको एक्सरसाइज बता दी, ये एक्सरसाइज करनी है आपने हर दिन, इस तरह का खाना खाना है आपने हर दिन, ये खाना आपने अवॉइड करना है हर दिन, ये इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, ये चीजें करनी है स्ट्रेस रिलीव करने को, तो हम कुछ साल तक आपका इसी तरह मैनेज करके रखेंगे। और वो मरीज को वैसे घर भेज देते हैं, और वहाँ के लोगों का कंप्लायंस रेट टुवर्ड्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट काफी अच्छा है। बट इन इंडिया और एशियन कंट्री में फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो किसी का क्या पर्सनल रीजन है, लेकिन कंप्लायंस नहीं है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ। तो 100 में से मैं कहता हूँ 20-30% लोग ही हैं जो इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर हैं वो डे 1 से ही मेडिसिन साथ में स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर एटलीस्ट आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो कम से कम दवाई की वजह से ही आपका कंट्रोल में रहे। तो दवाइयाँ, तो मैनेजमेंट पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। दवाइयाँ आज आपकी अगर ये वाली शुरू की है, उसमें भी दवाइयों की बहुत सारी कैटेगरीज में डिस्कस करूंगा, तो दवाइयाँ आपकी कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहेंगी, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल करेक्शन थ्रू आउट द लाइफ आपका एक ऐसा मैनेजमेंट है जो हमेशा हेल्प करे। हो सकता है कोई दवाई एक स्टेज पे आके आप पे उतना काम ना करे जितना इनिशियली कर रही थी, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करेगा, थ्रू आउट द लाइफ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आते हैं इसकी दवाइयों पे। मैं दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब तो नहीं करूंगा इस पे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सी दवाई किस तरह, क्या क्या दवाइयाँ रहती हैं। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी दवाइयाँ ले रहे होंगे हाइपरटेंशन की ऑलरेडी, और आपको काफ़ी जानकारी भी होगी। तो इसमें 3-4 कैटेगरीज हैं जिनमें हम ARBs बोलते हैं, ACE इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो अलग अलग कंडीशन पे हम इनिशियल स्टेज पे जो होता है या फर्दर स्टेजेस पे जो होता है, उस हिसाब से उसकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपकी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा, टेलमीसार्टन लेते हैं, सार्टन ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेते हैं, रेमिप्रिल लेते हैं, तो ये एस इनहिबिटर और ARB की कैटेगरी में आते हैं। ये वाली दवाइयाँ जो हैं वो किडनी प्रोटेक्टिव होती हैं। डायबिटीज वाले मरीजों में ये दवाई प्रेफर की जाती है। टेलमीसार्टन, रेमिप्रिल, ये इस तरह की जो प्रिल और सार्टन नाम से जो एंड होती हैं, ये वाली दवाइयाँ डायबिटीज के मरीज में और किडनी वाले इश्यूज में जरूर दी जाती हैं, उनके प्रेफर की जाती है। फिर बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में आपकी मेटाप्रोलोल, सेलोकेनेक्सेल अगर कोई ले रहे हो, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये आपकी हेल्प करती हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर भी कम करती हैं और आपकी हार्ट रेट को भी चेक करके रखती हैं। जिन लोगों को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की शिकायत है तो उनमें ये प्रेफर की जाती है। फिर आपके आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डिपिन नाम की जो दवाइयाँ होती हैं, मैं इसलिए दवाइयों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपको इन नाम से ज़्यादा पता होगा रेदर देन कैटेगरी से। डिपिन नाम की दवाइयाँ होती हैं, एम्लोडिपिन हो गया, निफिडिपिन हो गया। तो ये डिपिन नाम की जो मेडिसिन होती है, एम्लोप्रेस नाम से आती है, तो ये दवाइयाँ इस ग्रुप में आती हैं।
तो ये दवाइयाँ भी हम प्रेफर करते हैं एल्डरली लोगों में। हाँ, इससे हार्ट रेट जो है, कई बार लोग जिनका कम हार्ट रेट है उसका एक साइड इफेक्ट है कि हार्ट रेट बढ़ा सकता है, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो जब भी आपको कोई हाइपरटेंसिव मेडिसिन आप ले रहे हैं और आपको कोई कंडीशन है जिसमें आपका पोटाशियम बढ़ रहा है या हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनको जरूर बताएं कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहा हूँ। तो हो सकता है उस कारण, उसका कंडीशन का कारण आपकी ऑलरेडी जो आप दवाई ले रहे हैं वो हो। एक और ग्रुप होता है मेडिसिन में डायूरेटिक्स, लेसिक्स जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को अर्ली स्टेजेस में नहीं दी जाती, बाद में दी जाती हैं जब जरूरत पड़े। इनका डिपेंडिंग अपॉन की कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है आपके साथ, उसके साथ तो उस दौरान दी जाती है। इसमें एक और कैटेगरी होती है, थायाजाइड होते हैं इसमें, लेसिक्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कोमॉर्बिड एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से ये कैटेगरीज दवाइयों की है, इनमें डिसाइड की जाती है कि आपको कौन सी दवाई देनी है। ज़्यादातर मरीज जो डायबिटीज़ के शिकार हैं, जिनको डायबिटीज़ भी है, उनमें AC इनहिबिटर्स और ARBs दिए जाते हैं, जो टेलमिसार्टन जो आप बहुत कॉमन आपकी मेडिसिन है, सार्टन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, और जो लास्ट में प्रिल, रेमिप्रिल, ये नाम से जो फिनिश होती है, वो आपको आपके कॉमन लाइफ में आपने खाई होंगी, आपको उस तरह से याद होगा। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं वन वे और दी अदर टू कीप योर ब्लड प्रेशर इन चेक, टू कीप योर ब्लड प्रेशर विद इन दी नॉर्मल रेंज। ब्लड प्रेशर, जो डायबिटीज के मरीज हैं, वो उन लोगों के लिए अपना ब्लड प्रेशर नंबर 1, अपनी ब्लड शुगर नंबर 2 और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नंबर 3, ये जो कॉम्बिनेशन है, ज्यादा ब्लड प्रेशर का, ज्यादा ब्लड शुगर लेवल का और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होना, जब जिनके शरीर में होते हैं, चर्बी ज्यादा होती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इज डेडली कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन है जो आगे चल के आपको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक या स्ट्रोक या किडनी डिसफंक्शन करेगा। यही 3 कॉम्बिनेशन है जो खतरनाक है, जिनसे हमें बच के रहना है। तीनों कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इलाज, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या है? एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट। तो तीनों ही जो डेडली कॉम्बिनेशन है, तीनों बीमारियां हम अच्छी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से, ढंग का खाना खाने से, हेल्दी फूड खाना से, रात में कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करने से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे काबू रख सकते हैं। दवाइयाँ अपना पार्ट प्ले करेंगी, दवाइयाँ अपना रोल प्ले करेंगी, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंट दवाई है उतना ही इम्पोर्टेंट ये 3 चीजें। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जिन मरीज में ये तीनों चीजें देखी जाती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने दिन की वॉक शुरू करें। 30 मिनट डेली वॉक करिए, हफ्ते में कम से कम 5 दिन, 7 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन तो जरूर करिए। खाने को बाहर का अवॉइड करिए, फ्राइड फूड अवॉइड करिए, घर का बना हुआ अच्छा खाना, बैलेंस डाइट खाइए, जिसमें बराबर अमाउंट में कार्ब्स हो, बराबर अमाउंट में फैट्स हो, बराबर अमाउंट में प्रोटीन हो। बराबर कहने का मतलब कि जितना रिकमेंडेड है उतनी चीजें हो। फाइबर वाली डाइट ऐड करिए, उसमें सलाद ऐड करिए। तो ये चीजें खुद से जो हम, हमारे हाथ में है, दवाइयाँ हमारे हाथ में नहीं है, वो तो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कौन सी दवाई किसको, किस मरीज को कौन सी दवाई कितने डोसेज में देनी है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम अपने शरीर के लिए कर सकते हैं, हम डॉक्टर के लिए कर सकते हैं, वो यही 3 चीजें हैं। इसको मैनेज करके रखिए तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएंगी। तो जैसा हम बात करते हैं, सुरेंद्र जी से बात करते हैं, कर्नलपुरी से बात करते हैं, दे और आप लोग भी, दे आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने अभी से नहीं, काफी सालों से अपना ये एक रेगुलर रूटीन बना रखा है जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। और आई एम श्योर कि इन वजह से उनकी जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उन पे काफी कंट्रोल है, उन पे काफी काबू है, और वो खुद से बता सकते हैं कि कब मेरा ये हाथ से जाएगा और कब मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि इन्होंने इस कंडीशन को अपने हाथ में बना के रखा है, अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके रखा हुआ है। ये मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम श्योर आप सब लोग कर रहे हो। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट पार्ट। नुकसान क्या क्या है हम सब जानते हैं। बढ़ा हुआ बीपी क्या क्या कर सकता है, डेडली बीमारियां हैं जो बड़े हुए बीपी से होती हैं, स्ट्रोक जैसी बीमारी बड़े हुए बीपी से होती है,
दिल की बीमारी बढ़े हुए बीपी से होती है, किडनी जो पूरी तरह एंड स्टेज रीनल डिजीज भी होती है, उसकी भी शुरुआत हाइपरटेंशन से होती है। तो हाइपरटेंशन को लाइटली नहीं लेना है, साइलेंट किलर है, डायबिटीज की तरह ये भी एक साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन की दवाई बीच में नहीं छोड़ देनी है। जब हमें लगता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमारा बीपी तो अभी कंट्रोल में है तो हमने दवाई बंद कर दी, जब बीपी बढ़ेगा तब शुरू कर देंगे। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपका बीपी कंट्रोल दवाई की वजह से है, आप दवाई छोड़ेंगे तो एकदम बढ़ जाएगा, और वो जो फ्लक्चुएशन रहेगी थ्रू आउट द ईयर, कभी कंट्रोल कभी अनकंट्रोल, कभी कंट्रोल कभी अनकंट्रोल, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा आपको। आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और ये सिम्टम्स कब बड़ी बीमारी का रूप ले लेंगे ये हमें मालूम भी नहीं चलेगा। तो ये एक ओवरव्यू, आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। आप लोगों को पहले से बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रहा था। अभी ओपन करते हैं डिस्कशन को। आई इनवाइट एवरीवन टू आस्क देयर क्वेश्चन, शेयर देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे मैनेज करके रखा है, उनका लाइफस्टाइल कैसे हेल्प करता है उनको, और अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। जी स्वर्णा जी पूछिए। My husband takes Silacar for his diabetic and sometimes Prisopil. Silacar is safe for the kidney? मैम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सिलाकार जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है। आपके डॉक्टर ने कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशन को देखते हुए शुरू किया होगा। एल्डरली लोगों में ये प्रेफरेबल होती है। किडनी सेफ हम इसलिए बोलते हैं, किडनी सेफ सेफ्टी का मद्देनजर तब रखते हैं जब किडनी पे ऑलरेडी कोई इशू चल रहा हो, या किडनी पे कोई रिस्क फैक्टर बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम फिर सोच के करते हैं। अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं तो हम दूसरी जो कंडीशन है उसके बारे में सोचेंगे। तो आई एम श्योर आपके डॉक्टर ने इनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए ये मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब करा होगा। ओके, थैंक यू। Sir, what is this calcium channel whatever you said, the blocker? Yes. What is that? I mean, what? How does it affect calcium? Why the name calcium channel blocker? So हमारे शरीर में सर सेल्स में बहुत सारे गेटवेज होते हैं, बहुत सारे आयन एक्सचेंज होते हैं, राइट, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। तो जब जब ये एक्सचेंज होती है तो उसका कोई फर्दर आगे रिस्पॉन्स निकलता है। तो जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जब ये शरीर में जाते हैं और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे रहते हैं, तो वो ब्लॉक करने से हमारी ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है वो रिलैक्स करती है। रिलैक्स करने से वहाँ पे थोड़ा डायलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, और जो ब्लड उनमें से जा रहा होता है वो उसकी थोड़ी पूलिंग होती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर मैं अपनी पाइप को दबा के रखूंगा तो प्रेशर एक बड़ा रहेगा, बना रहेगा, और अगर इसी पाइप को मैं थोड़ा रिलैक्स कर दूंगा तो उसमें से गुजरने वाली जो चीज है वो हल्के प्रेशर से जाएगी, और वो प्रेशर की जो रेट है हम जितना कम करना चाह रहे हैं वो उस रेट पे जाएगी। तो इस तरह से ये काम करते हैं। इनके और भी काम है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हार्ट उनमें काफी अच्छा मदद करते हैं, हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम करते हैं, हार्ट के जो मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई बेटर करते हैं। जब पूलिंग हो जाती है तो मतलब खून वहां से थोड़ा सा आहिस्ता जा रहा है, खून वहां से रुक के जा रहा है, तो वो सराउंडिंग एरियाज में, सराउंडिंग टिश्यूज में जो एक्सचेंज होता है ब्लड के न्यूट्रिएंट्स का टुवर्ड्स सेल्स, वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो स्पेशली जो जिनको हार्ट की कंडीशन रहती है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल दवाई है। मुझे एक हार्ट की कंडीशन है जिसमें हार्ट में कैल्सिफिकेशन है ऑन द वॉल्स। MR है सीवियर, AR है मॉडरेट। तो उसमें कैल्सिफिकेशन के चलते, बिकॉज ऑफ हाई कैल्सिफिकेशन, इवन ऑपरेशन इन मेदांता ऑपरेशन वाज डिनाइड बिकॉज ऑफ हाई रिस्क. Anyway, I am continuing on homeopathic medicine. I consulted many doctors, even in UK and US, etc. So everybody has said that it is high risk, but they say that operation can be done. In UK and US, they say operation can be done. There is no problem. But of course, it is risk is there.
So I was just interested to know whether this calcification, what you have said, the calcium channel blocker, has it anything to do with the calcification of heart? No, sir. No, sir. This medicine is to regulate the blood pressure in the arteries, in the blood vessels. Calcification, I think you are referring to the calcification in the coronary arteries. Coronary artery and on the walls also, wall leaves. यस, तो ये वो है सर प्लाक जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, प्लाक एक्यूमुलेशन एथेरोस्क्लेरोसिस जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। तो उन आर्टरीज के अराउंड ये जमा हो जाती है। तो एक तो जो इलास्टिसिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स एक इलास्टिसिटी होती है इनमें टू एकोमोडेट द ब्लड वॉल्यूम, तो ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, काफी स्टिफ हो जाती है। और दूसरा उसके अराउंड जो है वो काफी जमावट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो डायमीटर है वो भी कम हो जाता है। But why it is limited to only heart and just near the heart? That's all. There are nowhere else this calcification is there, except near the where the vein is entering the heart there, and also on the wall leaves. Because we have checked only around the heart. Heart is the most vital organ, sir. So if the heart arteries, so mostly the symptoms and the signs are as such that they indicated towards the heart issues. I'm sure if you check your lower limbs का blood vessels, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जमावट हुआ होगा, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत blood जो vessels है उनके अंदर जमावट हुई होगी। लेकिन we are not concerned that much about that part as of now, because firstly we want to take care of our vital organs, right? Heart is a vital organ. So अगर heart में ये शुरू हो गया problem, तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम heart को ठीक करें, बाकी चीजों में ये हल्का फुल्का जो problem कहीं ना कहीं जरूर होगा, we have not evaluated yet, so you can't say कि मेरे heart में ये आगे पीछे नहीं, वहाँ पे भी होगा, but वहाँ पे जो problem इसकी वजह से हो रही है वो इतनी severe नहीं है। हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो हार्ट के फंक्शन पे एकदम से असर आना शुरू हो जाएगा, और अगर हार्ट के फंक्शन पे काम असर आना शुरू हो गया तो वो असर पूरे शरीर में दिखाई देगा, क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है शरीर में जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन में कमी हो गई, हार्ट के फंक्शन में कमी हो गई, तो हर अंग में कुछ ना कुछ डैमेज होना, कुछ ना कुछ बीमारी होना हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम हार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे शरीर में कहीं और भी हो रही है तो आप जरूर जांच करिए, पैरों का कलर डॉपलर कराइए, किसी दूसरी बड़ी आर्टरी का डॉपलर कराइए, तो वहां पे भी आपको हल्की जमावट जरूर दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक आर्टरी पे ही अटैक करती है, ये पूरे शरीर में हो सकता है। आई एम श्योर आप अपना इवैल्यूएशन जो है टाइम टू टाइम करवा रहे होंगे। हाँ, एंजियोग्राफी वगैरह तो कराया, इको भी कराते हैं। हाँ। तो अभी कराना था, अभी टाइम ये क्योंकि वही लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए रुका हुआ है जी। अभी ड्यू है, इको कराना ड्यू। हाँ, ठीक है, आप अच्छे डॉक्टर को देख, बहुत सारे अच्छे न्यू इंटरवेंशंस हैज कम, डॉक्टर्स अभी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कंपेयर टू 2000 जब सिर्फ एक CABG ऑप्शन रहता था हमारे पास। अब तो ये ब्लॉकेज हटाने के और भी बहुत सारे रास्ते आ गए, एंजियोप्लास्टी है, स्टेंटिंग है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए थेरेपीज आ चुकी हैं। एक्चुअली इसमें जो एंजियोग्राफी किया है उसमें तो वेन्स आर ऑल क्लियर, कहीं भी कोई ब्लॉकेज कहीं भी नहीं है। आई डोंट नो वेदर इट रिलेट्स टू द कैल्सिफिकेशन और नॉट, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस थिंग्स। जस्ट एज एंजियोग्राफी में तो 2 बार कराया तो सब क्लियर है, ऑल वेन्स आर क्लियर except near the heart where the calcification is. So it could be around the heart walls, it could be around the heart जो valves है, जो valves leaves जो है, wall के leaves जो है उनमें है, प्लस एंट्री जहाँ पर ये मेन वॉल में एंट्री MR में कर रही है उस राइट। तो आई एम श्योर सर उसमें भी बहुत अच्छे अभी इलाज आ चुके हैं, आप कंसल्ट करते रहिए सीनियर डॉक्टर। वो कंसल्टेशन तो जारी रहेगा। और मैं जैसे मैंने कल भी बताया था, आई एम नॉट वरीड, आई एम जस्ट बिकॉज आई कंसीडर इट एज अ गॉड गिफ्ट, आई हैव टू डू एक्सरसाइजेस, दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम गॉड, कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइजेस, कीप योर लाइफस्टाइल ओके, रेस्ट इज लेफ्ट टू द
got. Very good approach, sir. इस अप्रोच से आई एम श्योर कि गॉड आल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. तो आपके पास ही चल के आएंगे सारे ट्रीटमेंट. वो एक्चुअली क्या है ना, भगवान ने इन को नुमाइंदों को भेजा है मेरे पास, आए रिक्वेस्ट किया, डायबिटीज बोली मैं मुझे आपके घर बॉडी में रहना है. मैंने कहा भाई रहना है तो मेरी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक से रहना है, शांति से रहना है, मुझे तंग नहीं करना है. तो उन्होंने बोला देन यू डू सम एक्सरसाइजेस. मैंने कहा आई विल डू इट. तो उस तरीके से चल रहा है हम लोगों का, आपस में दोस्ती चल रही है. आई एम नॉट, जैसे मैंने बोला ना कि एंजाइटी से मैं दूर हूँ, नॉट बिकॉज आई हैव गॉट हार्ट प्रॉब्लम, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम. सो एंजाइटी में नहीं आने देता हूँ, अपना काम करता हूँ कि भाई इसको, जैसे आपने बताया, तीनों चीजें आपने बताई कि अगर ब्लॉकेज है तो उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, हाइपरटेंशन है तो उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, डायबिटीज है उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए. तो एक एक्सरसाइज अच्छे से करके तीन चीजों को तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना ऑलरेडी. एग्जैक्टली सर. जैसे बाकी प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ जिससे लंग्स स्ट्रांग रहे. मतलब ये नहीं कि लंग्स में अभी कुछ नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा, तो पहले उसको स्ट्रांग करके रखना ठीक. प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. गोपलानी सर, आपका कोई सवाल है? जी गोपलानी सर. हाँ बोलिए सर, बोलिए. फोर्टिस में ऑपरेशन हुआ था 2000 में. इट वाज ट्रिपल बाईपास, बट आफ्टर दैट देयर हैज बीन नो ऑपरेशन और नथिंग. बट समवेयर इन द मिडल आई केम टू नोट वन ऑफ माय graft has occluded. In spite of that, doctor said you need not do anything because that was not important. वो जो bypass था, not very important. So you carry on like that as you are. So till today I have carried on like that. Exactly sir. So कार्डियोलॉजिस्ट जो आपके हैं उन्होंने सही आपको सलाह दी है. हमको इंटरवेंशन तब करनी है, हमको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या नॉन इन्वेसिव इंटरवेंशन तब करनी है जब हमें एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट हो. अगर हम अपना डेली फंक्शन, डे टू डे फंक्शन अच्छे से कर पा रहे हैं तो देखिए हार्ट का जो इम्पोर्टेंस है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी है, मेरे को फिजिकल डिमांड इतनी है कि मेरे को हार्ट को हेल्दी रखना ही रखना है. 70-80 के अब आई डोंट हैव टू गो फॉर रनिंग, आई डोंट हैव टू गो फॉर जिम, आई डोंट हैव टू पुट माई सेल्फ अंडर विगरस एक्टिविटी. या 81. तो वो सारी जो डिपेंडेंसी थी, वो सारे जो काम थे, अब मेरे को नहीं करने. तो माई हार्ट कैन बी रिलैक्स्ड अ बिट. सो माई हार्ट फॉर टुडेज डे टू डे एक्टिविटी जितनी आज की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अगर मैं मीट कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी इश्यूज, देन नीड नॉट टू डू एनी इंटरवेंशन. वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको अच्छे से सलाह देंगे कि अब चीज़ें जो हैं, बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, बैठे बैठे भी दर्द हो रही है छाती में, तो अब हमें करना है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो आपको वेट एंड वॉच आपको बोलेंगे कि जब कोई सिम्टम निकल के आए, जब कोई चीज़ आपको ऐसे लगे, तो हम तब उस समय इसके बारे में सोचेंगे. One more thing, I am not taking calcium beta blocker. I'm taking beta blocker. That medicine known by the name Concor, 5 milligram. So, do you think that is good enough for me? Yes, sir. See, sir, जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होगी स्पेशलिस्ट ने, वो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन को देख के करी है. सो हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे, उसमें से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए, तो उन्होंने वो आपको मेडिसिन एडवाइस करी है. यू डोंट वरी अबाउट इट, यू टेक इट एज इट इज. But as soon as you notice something different, as soon as you notice some issues, as soon as you notice some complication, immediately bring it to the specialist attention. Then they will again rethink whether there is a need to change this medicine or need to add some other medicine or not. As long as ये सारी मेडिसिन अच्छा इफेक्टिव काम करती हैं, अच्छे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को देखते हुए दी जाती हैं, आपका काम ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करते रहें. जहां आपको कभी लगे कि गड़बड़ हो रही है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से मिलके उसके नोटिस में लेके आए.
One thing, sometime back, my blood pressure, instead of going up or being normal, it was subnormal. I mean, it was readings were something like 100 or 110 to 60. It used to go down to 60 also. So I think for that, I could not find a solution at all. In fact, somebody said that you take more salt. There may be a shortage of salt in your body. So I did that. But अभी कुछ time के बाद अपने आप चला गया वो. Now my blood pressure is normal. Yes, yes. So that can happen due to a lot of factors, sir. Sometimes your fluid intake is low. Sometimes your salt intake is lower than what's recommended. Sometimes कुछ जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें थोड़ा चेंज हो गया, या फिर आपका डोसेज जो है वो अभी आपके शरीर के हिसाब से ज़्यादा है. तो वेरियस फैक्टर्स कैन इफेक्ट दैट. सो फर्स्टली जब भी आपको ये महसूस हो तो आपने पहले टारगेट देखी कि ये क्या मेरी टारगेट रेंज में है कि नहीं. सिस्टोलिक प्रेशर लोअर देन 100, ऊपर वाला 100 से कम है तो डेफिनेटली आपके हिसाब से, आपके बॉडी वेट के हिसाब से और आपकी कंडीशन के हिसाब से ये कम है. सिस्टोलिक प्रेशर अगर 100 से ऊपर है, 110 120 के रेंज में है, तो नीड नॉट टू वरी. द ब्लड प्रेशर इज विद इन नॉर्मल रेंज. दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी सीरियस साइड इफेक्ट्स. तो ये टारगेट आप अपनी नज़र में रखिए. 100 से नीचे जाए अगर आपका ब्लड प्रेशर, तो इमीडिएटली यू ड्रिंक समथिंग, अपने शरीर में फ्लूइड की क्वांटिटी को बढ़ाइए. एंड आल्सो यू कैन ऐड सम पिंच ऑफ सॉल्ट इन दैट और हैव ए कैफीन बेस्ड ड्रिंक. तो कॉफ़ी पी लीजिए. तो शॉर्ट वर्स्ट के लिए उसको निकालिए. फिर उसके मॉनिटरिंग 2-3 दिन लगातार करिए कि क्या जो आज इवेंट हुआ है ये कंटिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो अगले 2-3 दिन उसको लगातार सुबह शाम बीपी जांच करिए. और अगर ऐसा ही ट्रेंड आपको मिल रहा है देखने के लिए, तो फिर डॉक्टर को अप्रोच करिए. मे बी आपकी जो दवाई है उसकी डोसेज में या दवाई की कैटेगरी में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो. उन दिनों में मुझे सुबह को चक्कर भी आता था. It was not very heavy चक्कर, but कम हल्का सा चक्कर आता था. That could be because of low blood pressure. That could be somebody said there is no medicine to come out of this low blood pressure. जो मॉर्निंग में एक चीज होती है, दैट्स वेरी कॉमन, जिसको हम पोस्टरल हाइपरटेंशन बोलते हैं. पोस्टरल हाइपरटेंशन जब हम एकदम से लेटे हुए हैं 6-7 घंटे और उठ के बैठ जाएं, तो जो पूलिंग ऑफ ब्लड रहता है हमारे शरीर में वो एकदम से सर से नीचे पैरों में चला जाता है. तो उस समय दिमाग में थोड़ा सा खून जो है क्वांटिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा डिजीनेस, थोड़ा सा चक्कर आना शुरू हो जाता है. एक वो. दूसरा, सुबह उठ के जो हम यूरिन पास करते हैं उस समय भी एक रिफ्लेक्स ऐसा होता है कि हमें थोड़ा हल्का चक्कर और डिजीनेस होना शुरू हो जाता है. तो इन दोनों का ही एक ही अच्छा तरीका है इससे बचने का कि जब भी आप सुबह उठें तो एकदम से बेड से ना उठें. पहले उठ के बेड पे बैठिए. जो कल हमने पैरों की एक्सरसाइज डिस्कस करी थी वो वाली एक्सरसाइज करिए. सर्कुलेशन को पूरे शरीर में चलने दीजिए. जो पहले हम लेटे रहे 6 घंटे 7 घंटे जो पुलिंग हो गया शरीर में थोड़ा बहुत, वो सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाए. उसके बाद उठ के पैर लटकाइए बेड से, 5 मिनट के लिए वैसे बैठिए और फिर उठ के चलना शुरू करिए. तो ये 5-10 मिनट. In the morning when I got up, I used to get chakkar. But then what you said, some doctor said that when you get up, don't stand up, because your standing blood pressure is different from sitting. What you एक क्या बोलते हैं उसको, जो सोने के टाइम पे होता है और खड़े होके टाइम. सुपाइन पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन. तो उसमें फर्क है. तो you when you are getting up, you wait for at least 2-3 minutes till the blood pressure stabilizes in your whole body. Yes. Then only you stand up. Yes. So that way you will see some benefit in that. Yes. Thank you. कोई और सवाल है इस टॉपिक? My wife says I have to answer. My wife wants to ask some question. Yes, please sir. हाँ जी. यस मैम, नमस्कार. नमस्कार. ये सिद्धार्थ जी, मेरे को ना ऐसे अनकंफर्टेबल जैसे लगता है. अभी खाना भी जबरदस्ती ऐसे खाती हूँ, तो मन नहीं करता है कि खाना खाऊं. सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा मेरे को थोड़े थोड़े चक्कर हल्के आते हैं और
भूख नहीं लगती है इतनी, मुश्किल से जबरदस्ती खाती हूँ, फिर खाना हजम नहीं होता है मेरा। फिर अभी भी दलिया खाली खाया मैंने, फ्रूट खा लिया, तो बड़ा अनकंफर्टेबल ऐसे लगता है, ऐसे चक्कर थोड़े आते हैं। I think we have discussed this condition ना मैम last time. Is it's the same thing? सेम नहीं है, अभी जी जी, ज्यादा ही है, अभी ज्यादा हो ही रहा है। है। हाँ, अभी अच्छा खाने खाने को मन नहीं करता है ऐसे, अच्छा अच्छा, वो जो मेडिसिन मैंने जबरदस्ती। मैंने करी थी, वो उसका तो टाइम खत्म हो गया, वो तो बंद हो गई, उसके बाद से ये बढ़ गया। हाँ ये जो पेट की ऐसे, दवा देती हूँ मैं, कितनी भी करूँ। हाँ ठीक है। पेट, हाँ तो पेट के दवाई तो लेती हूँ ना इसकी, इसकी। मैं समझ गया आपका इशू, समझ गया। मैं अभी इसके बाद आपको कॉल कर रहा हूँ, वो बीपी के रिगार्डिंग नहीं है, तो मैं इसके बाद आपको कॉल कर रहा हूँ, उसके लिए फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ जैसे जैसे लगता नहीं है कि जो ठीक है तबीयत थोड़ी ऐसे। जी जी जी, मैं समझ गया, मैं इसके बाद हाँ आपको कॉल कर रहा हूँ। अच्छा Dr. Saab, I have a small. यस सर, यस Hello. यस सर, Should I say? बाद में यस बात, सर, यस सर, दूसरे किसके साथ। Hello. आई कैन हियर यू सर, प्लीज। हेलो हेलो। हेलो। Hello. हाँ हाँ, सॉरी सर, थोड़ा हाँ कनेक्शन खराब। हाँ जी सर, बताइए। sorry, वो disconnect हो गया था. नो नॉट एट I ऑल। just wanted to ask you. मैं 2 डॉक्टरों के पास गया था हाइपरटेंशन के लिए. एक ने मेरे को मेट्रोप्रोल का बोला था 5 mg लेने के लिए सुबह के टाइम पे, और एक डॉक्टर ने मुझे बोला रैम्प्रिल लेने के लिए. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेडिसिन, is it okay or not okay? Because whenever you go to a doctor, probably could different type of medication is being done. So I do not know who should be the right person to be consulted on this. Abhi I have been taking Metoprolol 5 mg in the morning and 2.5 in the evening, along with Rampril 2.5. Right, sir. These combination of drugs are often given, sir. Not to worry about. One drug is given kept your heart in mind. Like metoprolol is cardioprotective, is given in certain cardiac issues. The other drug is kidney protective. So both has mutual benefits. Both acts on blood pressure. Both lowers your blood pressure in a different way, but also provides some support to your kidney and to your heart. So your metoprolol is providing support to your heart, at the same time lowering your blood pressure, and the other drug is providing support to your kidney, at the same time lowering your blood pressure. So the ideal person to decide which combination of drug for you as per your condition is a cardiologist. Right. और दूसरा, लेट से अगर बीपी आपका सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा लो हो जाए, अभी जैसे मेरा जो डायस्टोलिक है ये 60 से ऊपर जाता ही नहीं है, 60, 65, 70 तक आ जाए, बट जनरली रिमेन्स डाउन. एक सिचुएशन थी व्हेन इट वाज जस्ट 50. तो व्हेन आई वेंट टू वन ऑफ माय डॉक्टर्स इन द आर्मी पॉलीक्लिनिक, तो दे टोल्ड मी इवन द डायस्टोलिक भी अगर 0 भी आ जाए तो यू डोंट हैव टू वरी. Yes, yes. So he was a medical specialist, and when he said that 0 भी आ जाता तो फर्क नहीं पड़ता, so I do not know how far was he correct, because somehow it did sound me that things were okay. Definitely 0 तो नहीं होना चाहिए sir. We don't want any reading of your blood pressure, be it systolic or diastolic, to be 0.
that's definitely is wrong. But in certain conditions like your condition that I know, diastolic तो pressure कहाँ तक लो जो एक्सेप्टेड होता है? above 60 के आसपास रहेगा, 60, 55, 60, 70 is absolutely right, absolutely fine for you. Don't worry about that. The systolic blood pressure has to be more than 100, 110, 120. ठीक है, थैंक यू सर. जी सर. हेलो. हाँ, दैट्स राइट. हाँ, दैट इज राइट, एब्सोल्युटली. थैंक यू सर. वेलकम सर. जी सर, कौन पूछ रहे थे? हाँ, मैं कुछ पूछ सकता हूँ अभी? हाँ सर, आप ही के लिए तो बैठे हैं. हाँ, मेरा ये है कि मैं कोवरसिल 4/5 AM में ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेता था. उसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर अभी कुछ दिन से लो चल रहा था, और वही क्योंकि कोविड लॉकडाउन है तो आई एम नॉट एबल टू विजिट माय डॉक्टर. तो उसमें क्या है कि सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर जो भी मेरा अभी मैं 3 दिन से नहीं खा रहा हूँ कोवरसिल 4/5 AM, तो उससे मेरा ब्लड प्रेशर अभी ठीक है, 120/71, 70 ऐसे आता है. लेकिन पहले जब खा रहा था तो इट केम डाउन टू 80 and 55. That's very low sir. तो इसीलिए मैंने अभी वो कुछ, क्योंकि उनसे बात नहीं हो पा रही थी, वो लॉकडाउन है जी, से उसको रोक दिया. मैंने कहा फिर आपसे बात कर लूंगा, तो अभी आज मौका मिला तो मैंने आपसे पूछ लिया. अभी कौन सी ले रहे हैं आप? अभी आपने बीपी की सारी बंद कर दी है? सब बंद है. ओके. एक ही खाली ले रहा था, वो अभी बंद है. कोवरसिल प्लस नाम से आती है, एएम नाम से आती है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है सर, राइट? हाँ, कॉम्बिनेशन है कुछ. उसमें 2 मेडिसिन है आई थिंक. एक तो एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और एक एस इनहिबिटर है. 4/5 है, 4 होगा कोवरसिल जो भी है उसमें 4/5 है. 4/5 AM कोवरसिल AM 4/5. एक एम्लोडिपिन है 5 mg और हाँ एक आपकी पेरिनोडोप्रिल है, तो एसी इनहिबिटर से. तो कॉम्बिनेशन बंद रखने से मेरा बीपी ठीक आ रहा है. 124 से 120 के बीच में वेरी कर रहा है सिस्टोलिक. तो डेफिनेटली 2 चीजें हैं एक सर उसमें. एक तो आपका जब मेडिसिन ले रहे हैं उस समय बीपी काफी कम जा रहा है, 80/50 बीपी इज वेरी लो. जी. So maybe you need to go back to your doctor when this is over. जी. That we can change the combination to maybe 1 drug. अच्छा. तो 2 की बजाय एक जो सूटेबल है आपकी कंडीशन के लिए, मे बी कार्डियो प्रोटेक्टिव या हार्ट किडनी प्रोटेक्टिव, जो भी ड्रग आज के टाइम पे सूटेबल है, वो ड्रग से कंट्रोल किया जाए रेदर देन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, बिकॉज इट इज वेरी लो. हाँ, ठीक है. आई विल गो बैक टू द डॉक्टर. वो भी अब 10-12 दिन तो रुकना होगा ना उसके लिए. बिल्कुल. हाँ, मेन टाइम आप से रिक्वेस्ट है कि आप सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करें. हाँ, वो चेक कर रहा हूँ. क्योंकि एक कुछ दिन तक, क्योंकि आप लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, तो इनका एक ओवरऑल इफेक्ट बना रहेगा कुछ दिन तक, क्योंकि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और उसके बाद ये शूट अप करना शुरू हो जाए. नहीं, वो डेली मैं चेक कर रहा हूँ उसको. आई एम कीपिंग चेक ऑन दैट. दूसरा चीज ये था कि इसको ये जो अभी कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा. बीच में क्या था, मेरा हार्ट कंडीशन के साथ में लेसिलेक्टिन मुझे दिया गया था. कौन सा? पहले एक टेबलेट दिया गया था तो उससे क्रैम्प्स बहुत जबरदस्त पड़ने लगे मुझे लेग्स में. डायरेटिक्स होगा. से कंसल्ट किया, क्रैम्प्स. हाँ, समझ में क्रैम्प्स पड़ने लग गए. जी. तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला हाफ कर देना. हाफ कर दिया, तो वो भी कुछ दिनों बाद मुझे रोकना पड़ा क्योंकि क्रैम्प्स फिर पड़ रहे थे. राइट. उस वक्त क्योंकि बीपी कम हो रहा था तो कोवरसिल बंद कर दिया था, क्योंकि लेसिलेक्टेन भी बीपी कम करती है. राइट. डायरेटिक है सर. तो हाँ, तो उसमें कम हो रहा था, तो फिर जब लेसिलेक्टेन बिल्कुल बंद कर दिया तो कोवरसिल चालू कर दिया था. राइट. सो दैट ब्लड प्रेशर शुड रिमेन इन कंट्रोल. अभी ये पोजीशन है कि लेसिलेक्टेन तो ले ही नहीं रहा हूँ, कोवरसिल भी जब लेता हूँ तो कम हो रहा है. तो अभी कुछ दिन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप बंद कर दीजिए. देखिए, आपकी 3 दवाइयां चल रही थी बीपी की. एक तो डायरेटिक चल रहा था जिसकी वजह से क्रैम्प हो रहे थे, क्योंकि डायरेटिक का मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऐसा है कि वो शरीर से फ्लूइड को निकालता है, शरीर से पानी को निकालता है. तो जो कभी डिहाइड्रेशन होने से क्रैम्प्स हो सकते हैं हमको. दूसरा, वो बंद करके आपने कोवरसिल ली. इसमें भी 2 दवाइयां हैं, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एक एसी इनहिबिटर्स है. इससे अगर बीपी बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से एक आपकी मेडिसिन ऐड चलाएंगे.
मोस्ट जी। लाइकली एम्लोडिपिन जो 5 mg का है उसमें शुरू करेंगे। तो आप अपना मॉनिटर करते रहिए, जिस दिन ये शूट अप करेगा तो कुछ हाँ। दिन के लिए आप सिंगल एम्लोडिपिन 5 mg आप ले लेना। अच्छा, तो जब तक आप वापस अपने स्पेशलिस्ट से ना मिले। ठीक। ठीक है, तो मतलब 3 चल रही थी, अभी 1 बंद होगी, अब तीनों ही बंद हो गई है अभी इस समय। तो अभी तो बंद है और मेरा बीपी अभी ठीक है, कंट्रोल चल रहा है। मैं डेली मेजर करता रहूंगा उसको। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो तो ये उसमें पानी से का क्या रोल है? पानी का भी एक आपने शुरू बताया। करें। पानी का पानी ये, का, वो जो डायरेटिक है ना सर, उनका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि शरीर से पानी निकालते हैं, जी। तो उससे बीपी कम हो जाता है। जब हमारा ब्लड वॉल्यूम ही टोटल कम हो जाएगा, फ्लूइड ही कम हो जाएगा, तो बीपी भी कम हो जाएगा। तो उसको एक्चुअली वो हार्ट के लिए पानी कम करना चाहते हैं, सो Yes, दैट yes. ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एंड हार्ट हैज टू पंप लेस। Yes, yes, yes. तो That's उसका where should I go? If I take more water, my cramps will be okay. But then it will. no. Don't worry about fluid intake. You take your normal amount of water. जितना प्यास लगता है आप उतना लीजिए। डोंट गो इनटू ऑल दैट कि मुझे पानी कम करना है या ज्यादा करना है, अभी इस बारे में मत सोचिए। दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी हार्ट पार्ट। वो ऐसा नहीं है कि आप पानी ज्यादा पी रहे हैं तो इसलिए हार्ट में पानी इकट्ठा हो रहा है या लंग्स में पानी इकट्ठा हो नहीं, रहा पानी इकट्ठा नहीं, बोलते हैं कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट वॉल्यूम इज मोर। है। आई एम श्योर आप दिन का 4-5 लीटर पानी तो नहीं पी रहे। नहीं। दो तो दो तो 1.5-2 लीटर वो नॉर्मल है, वो आप टेंशन ना लीजिए उसकी। ठीक है, उतना पानी नहीं, 4-5 लीटर कहाँ पीते हैं। नहीं, वो डोंट वरी अबाउट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो फिर आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कल होपफुली हमारे साथ एक बहुत सीनियर डॉक्टर होंगे, डॉक्टर सोमेश मित्तल। कल कोशिश रहेगी हमारी उनको सेशन पे लाने के लिए। तो आप लोग गुजारिश है कि वो आप कल भी जुड़िएगा। जी सर। उसमें क्या सब्जेक्ट क्या रहेगा कल का? मैं अभी सर उनसे कंफर्म कर रहा हूँ, मेरी बात उन 2-3 टॉपिक्स पे चल रही है। लेट मी जस्ट कंफर्म एंड इवनिंग तक हम सर्कुलेट कर देंगे जो मैसेज आता है हमारा कल के टॉपिक्स का, इवनिंग तक आपके पास आ जाए। ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर टाइम एट होम, बाय बाय। Thank you very much, sir. थैंक यू। Thank you.